अंग्रेजी में एक शब्द है केओस। जोकर कहता था इंट्रोड्यूस अ लिटिल एनार्की, अपसेट द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड एवरीथिंग बिकम्स केओस। आई एम एन एजेंट ऑफ केओस। केओस की एक बानगी देखनी है तो पिछले 9 दिन से देश भर के एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा लीजिए। आलस आ रहा हो तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो वहां इंडिगो टाइप करें। फ्लाइट से यात्रा करने वालों का दर्द, छटपटाहट सब दिखेगा। किसी की शादी, किसी की यहाँ गमी, ज्यादातर लोग तय मंजिल पर समय से नहीं पहुंच पा रहे। और ये एनार्की किसने फैलाई, ये एस्टैब्लिश ऑर्डर किसने अपसेट किया? जवाब सामने है, लेकिन सामने ठीक से आ नहीं रहे हैं। लोग अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए किसी का वेट नहीं कर रहे। समस्या दिखी तो उसे रिकॉर्ड करके अपलोड किया। 9 दिन से यही चल रहा। अफसोस की तमाम वादों बयानों के बाद भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा भी तो दिखने में वक्त लगेगा। काहे से कि आज यानी 9 दिसंबर के दिन भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। अकेले दिल्ली में संख्या 150 के पार है। इन सबके बीच नागरिक और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान आया। लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। बड़े पैमाने पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर बोले कि शुरुआती जांच में पता चला कि इंडिगो के भीतर फ्लाइट क्रू के आंतरिक रोस्टर और ड्यूटी शेड्यूलिंग में गंभीर गड़बड़ी हुई, जिसने पूरे नेटवर्क में चेन रिएक्शन पैदा किए। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम, स्ट्रिक्ट एंड एप्रोप्रिएट एक्शन एज एम्पावर्ड अंडर द एयरक्राफ्ट रूल्स एंड एक्ट विल बी टेकन। नो एयरलाइन, हाउएवर लार्ज, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. जाहिर है भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर इंडिगो की मोनोपोली है, एक छत्र राज जैसा है। 65% से ज्यादा मार्केट में हिस्सेदारी। अंग्रेजी में इसी बात को मोनोपोली कहते हैं। समस्या अगर यहाँ हुई तो प्रभावित ज्यादातर लोग होंगे ही, जो कि हुआ भी। नागरिक और उड्डयन मंत्री ने इस मोनोपोली को कम करने के लिए भी बात की और डीजीसीए के नए निर्देश भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अथॉरिटी ने इंडिगो की रोजाना उड़ानों में 10% की कटौती करती है। सुबह खबर आई थी 5%, पर शाम आते आते ये मंजर स्पष्ट हुआ कि 10% की कटौती यानी करीब 230 उड़ानें रोज कम होंगी, खासकर हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस को इस बात की इत्तला भी कर दी गई। कौन सी फ्लाइट्स हटेंगी ये तय किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी पर ज्यादा असर न पड़े। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्लॉट्स अन्य एयरलाइंस को ऑफर किए जा सकते हैं अगर उनके पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो। इसके अलावा इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक नए शेड्यूल को जमा करने को भी कहा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ लॉजिकल कटौती के बाद शायद स्थितियां सुधरें। पर अलग अलग एयरलाइंस के शेड्यूल सामने आए, उन पर नजर डालें तो और समस्या गंभीर नजर आती है। मसलन गर्मियों के शेड्यूल में इंडिगो को 14,158 साप्ताहिक घरेलू उड़ानें मंजूर थी, लेकिन 26 अक्टूबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में से 6% बढ़ाकर 15,014 साप्ताहिक कर दिया गया। लेकिन उसी के आसपास यानी 1 नवंबर से पायलट ड्यूटी टाइम यानी FDTL के नए नियम लागू हुए। ज़्यादा पायलटों की जरूरत पड़ती। इंडिगो ने इसके लिए तैयारी नहीं की, उड़ानें बढ़ा दी। फिर जो हुआ हमने देखा। कब तक देखते रहेंगे पता नहीं। वहीं एयर इंडिया ग्रुप की साप्ताहिक घरेलू उड़ानें गर्मी से सर्दी में 3% घटी। यही हाल एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाशा एयरलाइंस का भी रहा। दोनों की उड़ानों में कमी देखी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल स्पाइस जेट ने 26% से ज्यादा बढ़ोतरी की। अब सवाल ये कि डीजीसीए ने नए FDTL नियमों के तहत वास्तविक स्थिति चेक किए बिना इंडिगो को ज्यादा उड़ानों की मंजूरी कैसे दी? नियमों की अनदेखी क्यों हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन से अधिकारी जिम्मेदार है? कौन सा नेतृत्व जिम्मेदार है? मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा जोक लिखा होगा जहाँ पे आप जाते हैं एक गलती करके और आपको पनिशमेंट की जगह रिवॉर्ड्स मिलता है। ना गलती की कि इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं की, ये गए डीजीसी के बाद, डीजीसी ने कहा अरे बाबा क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम क्या लेके जाना चाहते हो हमारे पास? इन्होंने कहा FDTL एग्जेम्पशन दे दो, थोड़ा सा उस पर होल्ड लगा दो। उन्होंने होल्ड लगा दिया। अब ये इंडिगो को क्यों मिला है? आई थिंक इम्प्लिसिटली अगर आप देखें तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ बहुत थ्योरीज चल रही हैं जिसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आई डोंट नो व्हाट इज एसेंशियली द टेक बिटवीन द टू, बट मुझे लगता है कि कोई और अगर एयरलाइन आती तो उसको पेनल्टी या डेफिनेटली कोई पनिशमेंट आता। द फैक्ट इसमें नहीं आया है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डीजीसीए के लिए, डेफिनेटली डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी वेल। मैं डीजीसीए से भी दरख्वास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक एनॉनिमस सर्वे रन करिए कि जैसे आपने एग्जेम्पशन दिया है उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन को स्टेबलाइज कर दिया है, उस स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस में जो फ्रंट लाइन है, इनके लोग जो कैबिन क्रू हैं, जो पायलट्स है, जो ग्राउंड स्टाफ है, इनका कितना FDTL जो पहले भी था, स्टेटस को पकड़ लीजिए आप रिवीजन छोड़ दीजिए, वो पहले भी था, उसके हिसाब से भी कितने बार FDTL इनका बर्स्ट हुआ है। वो एक टर्म यूज करते हैं कि जब भी FDTL इनका बर्स्ट होता है, कितने घंटों से ये एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड थे, मल्टीपल अदर एयरपोर्ट्स पे स्टैंडर्ड थे। मेरी टीम ने एंड वी आर नॉट इवन मेंट टू डू दिस, लेकिन मेरी टीम ने इनको हेल्प किया सो दैट सम ऑफ देम कुड गेट बैक होम। आई एम सेइंग ये एयरलाइन अपने क्रू को ही स्टैंडर्ड छोड़ दी कितने जगहों पे, राइट? अभी ये कितने घंटों के मुशक्कत के बाद इनको फिर से जबरदस्ती करे कि आप ड्यूटी करिए भी हमें ऑपरेशन स्टेबलाइज करनी है। माय पॉइंट है कि आपके और मेरे से पैसेंजर जब सीट पे बैठेंगे अपने, तो क्या कल हम सेफ फील करेंगे? और ये अगर हम सेफ फील नहीं करते, अगर इतनी सी भी अगर हमें
आशंका है कि शायद सेफ नहीं है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पे आती है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर आप 67% मार्केट शेयर है, मतलब आपने अगर 10 फ्लाइट लिए इस महीने में, तो 6 फ्लाइट्स आप इंडिगो की लेंगे। क्या आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो लोग फ्लाई कर रहे हैं कॉकपिट के अंदर, जो लोग आपकी सेफ्टी का ध्यान रखने कॉकपिट के बाहर कैबिन क्रू लोग, क्या ये मेंटली फिजिकली रेडी हैं हमारी सेफ्टी को ध्यान रखने के लिए? सो आई डोंट थिंक इट्स अ नंबर्स गेम अभी मेरे लिए इट इज मोर अबाउट जो लोग हैं, जो लोग उड़ रहे हैं इन द लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट दैट दे आर ऑपरेटिंग, क्या वो फ्लाइट भी सेफ है कि नहीं। फिलहाल मेरा जवाब बहुत मे बी टेरिटरी में, एंड आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द डीजीसी कि आप थोड़ी सी टाइटली मॉनिटर करिए सारी चीजों को। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एग्जामिशन के बाद अगर कोई भी एनवायरमेंट सर्वे रन करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि जो ड्यूटी आवर जो लोग रन कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड है। मेरे डीएम्स में बहुत सारे लोगों का मैसेज है, मैं सरप्राइज हूँ अगर डीजीसी का किसी ऑफिसर में इतनी बेसिक स्किल भी नहीं है कि वो जाके ये ग्राउंड का पल्स माप पाए। बात इंडिगो की हो रही तो एक और खबर, कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट 40 अंडर 40 जैसी उपमाओं से पहचान वाले लूथरा ब्रदर्स संकट आने पर देश छोड़कर भाग खड़े हुए, और भागे भी तो किससे? उसी इंडिगो से जिससे सकुशल समय पर मंजिल तक पहुंचना लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। बात हो रही है गोवा के बर्च बाई रोमियो लेन क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की। 6 दिसंबर को क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हुई, लेकिन जब तक कोई समझ पाता, कोई एक्शन होता, दोनों भाइयों ने अगली सुबह 5:30 बजे मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी और जा पहुंचे थाईलैंड के फुकेट। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त दोनों भाई दिल्ली में थे। एफआईआर दर्ज होते ही गोवा पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हुई, पर दोनों भाइयों के ठिकाने पर छापेमारी हुई, वहां नहीं मिले, जिसके बाद घर पर नोटिस चस्पा हुआ। 7 दिसंबर की शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया, लेकिन जब मुंबई इमिग्रेशन से संपर्क हुआ तो पता चला कि लूथरा ब्रदर्स तो फ्लाइट पकड़कर देश से फरार हो गए हैं। सीबीआई ने इंटरपोल से इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। इसका मतलब है कि आरोपी की लोकेशन, पहचान और हरकतों की जानकारी जुटाई जाए। दर्दनाक हादसा था जिसमें 25 लोगों की डेथ हुई। उन सब की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिलेटिव्स को देना, पोस्टमार्टम करवाना, टाइमली हैंडओवर करना। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया, और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। LOCs खोले गए, सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें, और जिससे कि जस्टिस हो। पर प्रशासन केवल खुदाई नहीं कर रहा, एक्शन और भी है। लूथरा ब्रदर्स के क्लब और कैफे पर बुलडोजर जलाने की बात सामने आई, वीडियो भी आई। सीएम प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि नाइट क्लब सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बना है। क्लब में लगी आग के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक भी शामिल है। आरोप है क्लब में फायर सेफ्टी डिवाइस नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, और सबसे बड़ी बात जरूरी लाइसेंस और परमिशन नहीं थे, और उससे भी बड़ी बात क्लब सरकारी जमीन पर बना था, नियमों का घनघोर उल्लंघन। और ऐसा नहीं कि सब गोवा के नीति निर्धारकों को पता नहीं। पुलिस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोस्टल जोन रेगुलेटरी बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नाम लेते जाइए, लिस्ट बड़ी लंबी है। पता सबको था, शिकायतें हर जगह हुई, पर हुआ क्या? क्लब नियमों को ताक पर रखकर चलता रहा। तो अब यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? 25 मौतों की जवाबदेही कब तय होगी? गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, तो जवाबदेही भी उन्हीं की है कि उनकी नाक के तले ये सब कैसे हो रहा था, कैसे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे और कार्रवाई नहीं हो रही थी। थाईलैंड के फुकेट से लूथरा ब्रदर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, हादसे के कारण पर दुख जता रहे हैं। दुखी हम और आप भी हैं। जिसका क्लब है वो दुखी है, लेकिन उसके दुख से पहले उसकी लापरवाही और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। समस्त दुखों का भंजन हो कब? जब न्याय का राज होगा। किनसे उम्मीद की जाए? अदालत से और उनसे जिन पर जिम्मेदारी है, यानी कि सरकार से। अब देखते हैं ये सरकार क्या करती है। अब बारी सुर्खियों की। क्या मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन को उनके पद से हटाया जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर को नोटिस सौंपा। इस पर 120 सांसदों के दस्तखत हैं। मांग, स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की, इंपीचमेंट मोशन जिनके दस्तखत हैं उसमें डीएमके की पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर कनिमोई, लोकसभा लीडर TR बालू, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। आरोप, जज की गतिविधियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे, फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए। लेकिन ये नौबत क्यों? मामले के केंद्र में है कार्तिकेय दीपम विवाद, तमिलनाडु और उसके पड़ोसी राज्यों में सदियों से मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व, भगवान मुरुगन को समर्पित। थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून नाम की जगह पर मिट्टी के दीपों की कतार जलाई जाती है, लेकिन इससे कुछ मीटर की दूरी पर एक दरगाह है। कई सालों से दीप दरगाह से नीचे ऊंची पिल्लियार मंदिर के पास
जलाए जाते रहे। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में याचिका लगाई गई मांग पहाड़ी की चोटी पर मौजूद स्तंभ पर भी दीप जलाने की। जज स्वामीनाथन ने दीपथून पर 4 दिसंबर को शाम 6 बजे तक कार्तिकई दीपम का दीपक जलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन और दरगाह मैनेजमेंट की आपत्तियों को खारिज किया और कहा इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा। पर राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर आदेश लागू नहीं किया। इससे हिंदू समर्थक ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस से झड़प हुई और अब ये एक बड़ा राजनीतिक न्यायिक विवाद बन गया है। मामले में आगे क्या होगा अपडेट देते रहेंगे। बाकी महाभियोग प्रस्ताव के तहत जज को हटाने के नियम कायदे समझने के लिए आप हमारा पिछला लंच टॉप शो देख सकते हैं, उसका भी हम लिंक आपको दे रहे हैं। चलते चलते एक जरूरी सूचना, दिसंबर लौटा और लौट आया इंदौर का त्योहार लिट चौक अपने 5वें सीजन के साथ 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटीज, लेखक, कवि, कलाकार और हस्ती आएंगी। ललन टॉप है लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहाँ होगी और होंगे हम भी। पहुंचे इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर को। आज के ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।